हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसमें हमारी टोटल 167 धाराएं हैं। तो सबसे पहले ये बात है कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है एक प्रक्रिया विधि है, ठीक है। अब इसमें टोटल 167 सेक्शन है। तो सबसे पहले इसमें एक बात करते हैं कि इसके जो निर्माता हैं, इसके निर्माता जो है जेरोम स्टीफन है। इसका जो कानून पारित हुआ था वो हुआ है 15 मार्च 1872 को और लागू हुआ है 1 सितंबर 1872 से, और ये अब पूरे राष्ट्र में लागू होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट जो एक है ये एक प्रक्रिया विधि है और आईपीसी हमारी एक मूल विधि है, तो इसको हम प्रक्रिया विधि से जानते हैं। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो पार्ट 1 जो है वो सेक्शन 1 से लेकर 55 तक है। तो सेक्शन 1 से लेकर 55 तक किसकी बात की गई है? रेलिवेंसी फैक्ट के बारे में बात की गई है, रेलिवेंसी फैक्ट। सेकंड पार्ट जो है वो सेक्शन 56 से लेकर 100 तक है, जिसमें ऑन प्रूफ मतलब सबूत की बात की गई है। थर्ड पार्ट जो है हमारा वो 101 से लेकर 167 तक है, जिसमें इफेक्ट ऑफ एविडेंस मतलब साक्ष्य का प्रस्तुत किया जाना, इसके बारे में बात की गई। टोटल इसमें चैप्टर 11 हैं। हमको चैप्टर भी ध्यान रखने पड़ेंगे, कभी कभी ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस चैप्टर से। तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, इसका जो लैटिन वर्ड है वो लेक्स फोरी है। लेक्स फोरी मतलब पूरे राष्ट्र में प्रभावी होता है, लॉ एंड फॉर्म, ठीक है। तो इसका पार्ट 1 जो हम चालू करते हैं वो क्या है? रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट क्या है, जो धारा 1 से 55 तक के बीच में है। तो सेक्शन 1 में हमारा है शॉर्ट है, टाइटल है, एक्सटेंट है, जो 31 दिसंबर 2019 से कोड और कोर्ट मटेरियल ये सब इसमें इनबिल्ड है। आप इसमें बियर एक्ट में इस बियर एक्ट में देख सकते हैं कि सेक्शन 1 क्या कहता है। उतना खास नहीं है, लेकिन तो भी जानना जरूरी है। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 जो हमारा है रिपील कर दिया गया है, अधिनियम 1938 का 1 को निरसित कर दिया गया है। जैसे यूपीएपीओ के पेपर में कभी कभी पूछा जाता है कि सेक्शन 2 क्या है, तो सेक्शन 2 जो है वो निरसित कर दिया गया है। किस अधिनियम के तहत? 1938 के अधिनियम के तहत। अब सेक्शन 3 क्या है? धारा 3 जो है इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, इसको निर्वाचन खंड बोलते हैं। ये कई बार पूछा गया पेपर में कि सेक्शन 3 क्या है? निर्वाचन खंड है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज जिसको बोला जाता है। इसका मेन मीनिंग क्या है? निर्वाचन खंड का, इंटरप्रिटेशन क्लॉज का मेन मीनिंग क्या है? कि कोर्ट जिसमें सभी जज और मजिस्ट्रेट और सभी व्यक्ति मध्यस्थ, जो दो पार्टी के बीच में एक मध्यस्थ होता है, जिसको आर्बिट्री के अलावा मध्यस्थ नहीं आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और डिटेल से समझे तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिकॉशन है। इसमें क्या है? मध्यस्थ नियुक्त किए जाते हैं। मध्यस्थ उनको नियुक्त किया जाता है जो जज रिटायर होते हैं, वो इस सेक्शन 3 के निर्वाचन खंड में नहीं आते हैं, उनको मतलब मेन नहीं काउंट किया जाता है, क्योंकि इनकी पावर कम होती है। ये अधिकतर फाइनेंशियल से लेकर मुद्दों को देखते हैं, ठीक है। अब इसी में निर्वाचन खंड में कई चीज़ें हैं, जैसे फैक्ट है। फैक्ट का मतलब हो गया तथ्य, सुना, देखा, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। डेली लाइफ की जो घटना है वो ऐसी कुछ भी हो सकती है, सेक्शन 3 में जो बात की गई, ठीक है। तो सेक्शन 3 में आपके, जैसे मैं इसमें और आपको थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ। जैसे सेक्शन 3 में आपका कोर्ट है, न्यायालय है, फैक्ट है, तथ्य है, सुसंगत है, विवादक तथ्य है। इस तरह विवादित तथ्य मतलब फैक्ट इन इशू है, डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है, साबित है, ना साबित है और साबित नहीं हुआ है, ये सब चीज़ें। तो अब जैसे इसमें अगर हम देखें कि कोर्ट में, न्यायालय में क्या आता है, जैसे सभी न्यायाधीश हो गए, सभी मजिस्ट्रेट हो गए, और साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति हो गया जो एविडेंस ले सकता है, जिसको वैलिडिटी दी गई है कि ये एविडेंस ले सकता है।
ठीक है। अब इसमें जैसे 3 चीज़ बताई, प्रूव्ड, डिसअप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड। तो प्रूव्ड मतलब जो चीज़ साबित हो जाती है, कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार कर कर उसको देखता है कि हाँ ये साबित है। ना साबित मतलब वो तथ्य साबित नहीं हुआ है। और साबित नहीं हुआ, कोई ऐसा तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जा सकता है जब तक वह नहीं साबित किया जाता है। मतलब ऐसा तथ्य जब तक वो साबित नहीं किया जाता है तब तक उसको ना साबित हुआ तथ्य कहा जाता है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट में लिखित दस्तावेज कुछ भी हो सकता है, कोई भी लिखित दस्तावेज हो सकता है। अब साक्ष्य में क्या है, गवाहों के कथन हो गए, दस्तावेज साक्ष्य शब्द हो गए, ये सब हमारा साक्ष्य के अंतर्गत आता है। अब इसी में एक आता है रिलेवेंसी। रिलेवेंसी का मतलब होता है जो कोर्ट में साबित किया जा सकता है, उसको रिलेवेंसी मतलब बोलते हैं, सुसंगत बोलते हैं, ठीक है। अब फैक्ट ऑफ इशू, फैक्ट ऑफ इशू का अगर हम एग्जांपल से समझे कि मान लीजिए कि कोई 2 पर्सन है, एक ए है बी है, और ए और बी दोनों आपस मतलब साथ में सो रहे हैं। अगर ए ने बी को मार दिया तो अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ बी के ऊपर रहेगा कि वह साबित करे कि ए ने उसको मारा है, लेकिन ए कह रहा है कि मैंने बी को नहीं मारा है। तो ये प्रूफ ऑफ बर्डन है, मतलब ये बी के ऊपर भार है कि उसको साबित करना पड़ेगा कि हाँ सच में उसको ए ने मारा है। अब दस्तावेज में अगर हम देखें तो दस्तावेज साक्ष्य हो सकता है, मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हो सकता है, ठीक है। ये सब दस्तावेजी साक्ष्य के अंतर्गत आता है, इसी में प्रूव्ड, डिसअप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड आता है, ठीक। अब इसी में अगर हम सेक्शन 4 अगला देखते हैं। सेक्शन 4 क्या है, अनुमान लगाना। अनुमान का मतलब हो गया उपधारणा, जैसा कि हम बेयर एक्ट में अगर देखें कि उपधारणा कर सकेगा, जैसे मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। तो अगर मे प्रिज्यूम देखें, जैसे मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ, इसका शॉर्टकट टिक है MSc अगर याद रखें। तो जो मे प्रिज्यूम है, मे प्रिज्यूम को हम बाद के भी सेक्शन में पढ़ेंगे। किस सेक्शन में, 86 में, 87 में, 88 में, 90 में और 114 में। तो जो मे प्रिज्यूम है वो कोर्ट की मर्जी है कि वो उस फैक्ट को सही मानता है कि नहीं मानता है। अब शैल प्रिज्यूम में क्या होगा कि कोर्ट को मानना पड़ेगा, लेकिन दूसरी पार्टी को अलाउ करेगा कि आप इसे गलत साबित करके दिखाएं, तो उसको बोला जाता है शैल प्रिज्यूम। और कंक्लूसिव प्रिज्यूम मतलब जिसको निश्चयक सबूत बोलते हैं, कोर्ट भी मानेगा, जिसे डिसअप्रूव के लिए अलाउ नहीं कर सकता, मतलब जिसको कोर्ट मान लेगा तो उसमें डिसअप्रूव के लिए अलाउ नहीं कर सकता उसको। इसमें आप अगर देखो तो सेक्शन 82 IPC का है, 112 है, 41 है, 113 है, ये IPC से रिलेटेड, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में सेक्शन 4 तक रहते हैं। अगला वीडियो आपको सेक्शन 5 से मिलेगा, और हो सके तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बाकी इच्छा आपकी। धन्यवाद।